अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। मौसम बहुत खुशगवार है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह सवेरे से बूंदाबांदी हो रही है और बादल छाए हुए हैं। मुल्क भर में मानसून के नए स्पेल के बाद बारिशों का सिलसिला जारी है और लाहौर में भी सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम अच्छा हो गया है। अब मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है ये भी आगे चल के जानेंगे, क्योंकि बूंदाबांदी जैसे कि सादिया जस्ट सेड कि मुख्तलिफ कराची के इलाकों में हुई है। अब गरज चमक वाले मामला कब होंगे कराची में? वैसे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें पेश गोई भी है, हो भी रही है। इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, मरिया गलियात, चकवाल, जहलम या लाहौर, यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश हुई है। और शुमाली इलाका जात की बात करें तो आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के हैं। बिल्कुल, और बारिशों के बाइस पहाड़ी इलाकों में एज वी वर टॉकिंग येस्टरडे एंड डे बिफोर के लैंडस्लाइडिंग भी है, नदी नालों में तुग़यानी है। और खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटों के लिए बताया जा रहा था कि वहाँ पर मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। तो कराची में तो आज मौसम बड़ा अच्छा है। चंद इलाकों में बारिशें भी, थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई है, लेकिन तेज़ बारिश का इम्कान आज वी सेड अर्लियर नहीं जाहिर किया जा गया है। अब ये मनाजिर जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सुबह के मनाजिर हैं जब बूंदाबांदी हो रही थी, लोग अपने दफातर की तरफ रवाना थे और ऐसे में बारिश को भी इंजॉय कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे में भाई हल्की फुल्की बूंदाबांदी से भी जो खास तौर पे ड्राइवर हजरात हैं वो भरपूर अपना ख्याल रखें, स्पीडें ना मारें और सुकून से अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे पहुँचें। वेल, मौसम की बात आगे चल के हम करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हम शेयर करेंगे विद इन द शो में। बट मूविंग ऑन टू द टॉप स्टोरी विच हैज शुक द वर्ल्ड ओवरनाइट, और वो ये कि जो पूरी दुनिया थी कि जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है, अब उसको अमेरिका भी मानने लग गया है। एंड दैट इज जेडी वेंस का वो पॉडकास्ट जो वैसे तो 3 घंटे पर मबनी था, लेकिन उसकी जो सबसे अहम, सबसे बड़ी, सबसे जो बड़ी बात थी वो ये कि उन्होंने साफ नाम लिया। वेल, साफ नाम नहीं लिया बट ले भी लिया। यही तो बात होती है एक सियासतदान की। आई थिंक इससे ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे जेडी वैंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी बड़े मेरे ख्याल में करेज की बात है। जितनी एक बड़ी लॉबी इसराइल की काम करती है यूएस में, और जितना फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस रहता है उनके अपर और लोअर हाउसेस में तमाम तर कैंपेन्स के अंदर, आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट फॉर जेडी वैंस। बट सोचिए, मेरे जहन में ये बात आती है फैसल कि किस हद तक जेडी वैंस फ्रस्ट्रेटेड होंगे दैट ऑन अ पॉडकास्ट ही हैड टू शेयर हिज व्यूज कि भाई कुछ स्पॉयलर्स हैं जो कि मेरे खिलाफ भी कैंपेनिंग कर रहे हैं और जो नहीं चाहते हैं कि ये ईरान वॉर खत्म हो। एब्सोल्युटली। अब देखिए, इख्तलाफात तो पहले भी थे दोनों के दरमियान और अब मजीद खुल के सामने आ गए हैं। इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर पर ईरान से जंग ख़त्म करने की जो अमरीकी कोशिशें थी उनको नाकाम बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। क्या हुआ, आपको इन नटशेल बताते हैं। जेडी वैंस ने दावा किया कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ईरान जंग लामुतना जारी रखना चाहते थे और इसराइल से मुंसलिक बासर हल्कों ने अमरीका में मुनज़्ज़म असर व रसूख मुहिम चलाई। और अमरीकी नायब सदर ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान से जंग बंदी मुआहदा नाकाम बनाने की कोशिशें की गई हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ व्हाट ही हैज सेड। बहुत जो है ये रिवीलिंग है ये चीज़ें। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। दिफाई तहज़ीक़ात ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो बात हम कहना चाह रहे थे और जो बात बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं समझना चाह रहे थे, वो अब उस मुल्क की तरफ से आया है जिसका ये बगल बच्चा, जिसका पिट्ठू था, अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस। उन्होंने ये कहा कि जनाब इसराइल जो है वो स्पॉइलर के तौर पे किरदार अदा किया है। अब इसको सर बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं कि उन्होंने शायद डायरेक्ट नाम नहीं लिया या जो भी है, लेकिन हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि ये शख्स कह कौन रहा है। JD Vance, who is next in line to be the president of United States of America. That is the most important thing. और जब ऐसा शख्स ये बात करे कि वो $445 मिलियन की कैंपेन, उसमें से कुछ पैसा मुझे मलाइन करने के लिए लगाया गया, इस मामले को सबूताज करने के लिए लगाया गया, दिस इज वेरी ह्यूज सर। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं, खुलकर कोई नहीं बोल रहा था। यकीनन ये एडमिनिस्ट्रेशन में बातें हुई होंगी और जिस तरीके से स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा था
और खिते में जो डेवलपमेंट थी या गजा की सूरत हाल थी या लेबनान में जो कुछ कर रहा था या स्ट्राइक्स कर रहा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर रहा था, वो एमओयू को डीरेल करना चाह रहा था, करेक्टर असैसिनेशंस हो रही थी। तो एक बड़ी मुनज़्ज़म एक किस्म की इट वाज ए मुहिम थी। और जिस तरह दैट्स वाई जेडी मैस ने कहा कि उन्होंने जिस तरह फंडिंग की और ऑर्गेनाइज फंडिंग की टू मलाइन और इनको पब्लिक ओपिनियन को बेसिकली देखे ना नैरेटिव शेप करने की कोशिश की गई। सो दैट इज वन थिंग। अभी दुनिया मानती है, अमेरिकन मानते हैं दिस सो कॉल्ड आयरन क्लेड फ्रेंड्स किसी जमाने में जो थे और स्ट्रेटेजिक एसेट समझा जाता था इसराइल को, नाउ इट हैज बिकम ए स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी फॉर अमेरिका। और इसके साथ साथ वो दुनिया मानती है द रिलेशन एट प्रेजेंट आर ऑल टाइम लो है। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में इसराइल शुड नॉट काउंट ऑन द सपोर्ट ऑफ अमेरिका, क्योंकि $4 बिलियन के एनुअल इनको इमदाद मिलती है। लेकिन वो इनको अभी रियलाइजेशन हुई है। तो मेरा ख्याल में वो जो हालात है वो इसराइल वो एक्सपोज हुआ है और उनको रियलाइजेशन है। और अभी खुल के जेडी वेंस ने बात की है। और तो मेरा ख्याल में देखें कि इस खिते के अंदर इसराइल जिस तरह एक हेजमोनिक डिजाइन थे कि वो एक्सपेंशन भी चाह रहा था, कंट्रोल भी चाह रहा था और अपने आप को सोल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट भी कर रहा था। और उस वक्त पावर भी उसके पास थी और अभी भी है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने काउंटर किया, रिस्पॉन्ड किया, उससे उसको सेटबैक हुआ। जो उनकी ख्वाहिशात थी वो वहाँ पे पूरी नहीं हुई। तो वो तवक्को कर रहे थे कि वो हफ्ते के अंदर ईरान को रेजिम चेंज कर देंगे, वो नहीं हो सका। अब एक क्वाड बना है, क्वार्टेट आप उसे कह सकते हैं, 4 मुल्कों का है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और इजिप्ट का। तो अगेन उसने उस ब्लॉक ने इसराइल को भी बड़ा एक मैसेज दिया है, एक पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बना है, तो इसराइल के लिए वहां पे भी है। सो ओवरऑल देखिए इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इसराइल कि ये जंग जारी रहे और ताकि उनके इलेक्शन होने वाले हैं जल्दी, तो उस इलेक्शन में इस प्ली के साथ वो जाएं। वरना अगर इलेक्शन खत्म द मोमेंट यहाँ पे चीजें सेटल हो जाती है, एक फाइनल एग्रीमेंट कंक्लूड होता है, तो नेतन्याहू तो ही विल लैंड इन जेल। तो दैट्स राइट। व्हाई फार राइट वाले हैं जो बाकी सारे लोग हैं वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अमेरिका से बड़े क्लियर है और अमेरिका के अंदर भी डिवीजन है। देखें ना कि जो क्रिश्चियन जायोनिस्ट जिसे हम कहते हैं उनका जो अकीदा है या और ज्यूज के ऑलमोस्ट सेम है। इन्फ्लुएंस, यस। और तो उससे एक वो भी फर्क पड़ता है। और दूसरा फिर वो वैसे भी अदरवाइज ज्यूइश लॉबी जो है अमेरिका में बड़ी स्ट्रांग है। तो देट्स में आप देखें ना फंडिंग आप किसको करते हैं, आप राइट। न्यूयॉर्क टाइम्स को करेंगे, वाशिंगटन तो पोस्ट को करेंगे, एक्सपीएस को करेंगे और अकॉर्डिंग आप वो चीजें करवाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें थी। लेकिन इसराइल को उन्होंने एक्सपोज कर फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि उन्होंने जिस तरह सामने आके इवन जहां तक देखें ना कि पास में जो असैसिनेशन हुई जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन में भी बताते हैं इट वाज अगेन मोसाद था। तो इवन आप देखें ना कि जिस तरीके से पेनिट्रेशन अभी अहमदी नजात के बारे में जो स्टोरीज अभी आई हैं, सो अनबिलीवेबल किस्म की पेनिट्रेशन होती रही है और पास में भी और अभी भी आगे ये करते रहेंगे। आई हैव अनदर थियोरी मसूद साहब दैट आई वांट टू प्रपोज, और वो ये है कि अभी बड़ी तेज़ी से इसराइल के अंदर नफ्ताली बेनेट जो हैं वो री इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। नेतन्याहू से थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ऑब्वियसली हमने देखे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को भी रहे हैं, जेडी वैंस को भी रहे हैं। सो इज़ इट एन अनदर काइंड ऑफ एजेंडा दैट इधर से अमेरिका भी पुश कर रहा है ताकि वहाँ से जो है वजारत भी तब्दील हो सके? बिकॉज ऑब्वियसली ग्रीवेंसेस इधर मौजूद है अमेरिका के भी इसराइल पर, लेकिन उधर इसराइल में भी ग्रीवेंसेस मौजूद हैं कि हमारी जो दोस्ती थी, जो गठजोड़ था हमारा अमेरिका के साथ, उसको नेतन्याहू ने राइटली यूज़ नहीं किया। सो डू यू थिंक कि नेतन्याहू को डायरेक्ट तो नहीं ललकारा एक तौर से जेडी वैंस ने, लेकिन इस तरह की बात करने से उन्होंने स्लिप इन कर दिया आइडिया? जी जी बिल्कुल सामने उन्होंने खुल के कह दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी देखा ना कल उन्होंने बात की थी कि मैंने कहा है नेतन्याहू को कि वो अपने फोर्सेस सीरिया से और लेबनान से विड्रॉ करें। अभी आप देखा ना ये एक स्पॉइलर का एक्शन है। और आप या किस लिए आपने साउथ लेबनान को ऑक्युपाई किया है, गोलान हाइट में फर्दर एक्सपेंशन की है उन्होंने जाके, तो वहां पे ऐसी सूरत हाल की है। तो वो मतलब सिचुएशन एक वो चाहते हैं। फिर आप देखें ना खिते के अंदर यूएई में इनका प्रेजेंस है, बहरीन में उनका प्रेजेंस है, खासतौर पर यूएई में प्रेजेंस है। ईरान उसको बड़ा सीरियस थ्रेट के तौर पर लेता है। सो दैट्स वाई अभी देखिए कि यूएई के अंदर उन्होंने अपना सारा एयर डिफेंस सिस्टम भी शिफ्ट कर दिया है। फिर उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है कि टेक्नोलॉजी और कुछ वेपन्स वगैरह डेवलप करने के लिए, तो ईरान के लिए और बाकी अरब ममालिक के लिए। सो दिस
इस हरकत से क्या हुआ है, द यूनिटी ऑफ अरब जो जीसीसी कंट्रीज, दैट हैज बीन फ्रैक्चर्ड. सो इजराइल हैज एस्टेब्लिश ए फुट होल्ड इन जीसीसी अरब ममालिक में. सो अरबों के लिए भी थ्रेट है, उधर भी थ्रेट. सो और फिर इसराइल के अंदर निफ्ताली जिस तरीके से है, वो कोशिश है, वो अब उससे ज्यादा हार्ड लाइनर है. और इवन हार्ड लाइनर जो है बिन गवीर या दूसरे लोग हैं, वो समझते हैं कि नेतन्याहू ने डिस्पाइट इतने डिस्ट्रक्शन तबाही मचाई, फिर भी कहते हैं कि उन्होंने वो काम नहीं कर सका जो वो करना चाहिए था. सो विद इन इसराइल के अंदर भी डिवीजन है. तो लाइकली है कि हो सकता है ये इलेक्शन हार जाए, क्योंकि इलेक्शन ये तब जीतता, ये जंग जारी रहती और ये कुछ ना कुछ करता, या गजा को टोटली ऑक्युपाई करता, साउथ यस। लेबनान में कहता है कि हम यहाँ से भी निकलेंगे नहीं, बातचीत उनके बीच चल रही है, तो वो भी उसके लिए सेटबैक है. और फिर उसके पास ऑलरेडी करप्शन और बहुत सारे केसेस भी हैं. सो मेरा ख्याल में लाइकली है, देखें इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए मुश्किलात है मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, क्योंकि इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एड्रेस करवाए. और इसी तरह सिमिलरली नेतन्याहू के लिए भी मसाइल. हम्म। अब इसमें से देखिए, सोचने वाली बात ये भी है कि ये पहली मर्तबा नहीं ये बात ऐसी आई है खुल के. इससे पहले भी आपको पता है कि कुछ ऐसी गर्मा गर्मी हुई टेलीफोन पे और ट्रंप ने तो सुना भी दी नेतन्याहू को. नाउ विद दैट, जब तर्जुमान से आज सवाल हुआ है और तर्जुमान से एग्जैक्टली जो बात की जेडी वेंस ने, वो ये थी कि देयर आर सम पीपल विद इन द सिस्टम दैट वी नो बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट were manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. ठीक है जनाब, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे जनाब जेडी वेंस के. यही सवाल किया आज वाइट हाउस की तर्जुमान से और कहा कि क्या अमेरिकी सदर इस स्टेटमेंट को बैक करते हैं. एंड शी सेड कि जी ऐसी चीज़ें थी, एंड जिस तरीके से एक तर्जुमान कहते हैं नाम ना लिए बगैर. सो माई क्वेश्चन इज कि दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम वो टेलीफोन पे झगड़ा हो नेतन्याहू से, या फिर कई मरतबा खुद अमेरिकी स्टेट्समैन का ये कहना हो कि जनाब ये चाह नहीं रहे कि इस तरीके की चीज़ें हों. ये सारी चीज़ें एक तरफ, और फिर हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ये मामला, फिर हम देखते हैं कि अमेरिकी सदर का ईरान को कहना कि मैं तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा. दीज टू थिंग्स डजंट अलाइन, ईदर यू सिट इन दिस बोट और दैट बोट. जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन देखना कि दुनिया, अमेरिका में भी पब्लिक ये सवाल उठा रही है कि भाई हमने इस पूरी जंग में अमेरिका ने हासिल क्या किया है. बहुत बड़ा सवाल है. और फिर देखें, दैट्स वाई आप भी कहते हैं कि इनिशियली बातचीत चल रही थी, एकदम आप इसराइल के कहने पे, क्या आप इसराइल के एक स्टेट थे, इसराइल ने आपको डिक्टेट करवाया. सो दैट्स वाई पब्लिक ओपिनियन वहाँ पे डिवाइड है. अब ये रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद इवन इसराइल के अंदर 92% लोगों का मानना है कि अमेरिका का वो अभी रवैया नहीं रहा जो पहले था. तो उसमें वहाँ भी फर्क है. इसकी इम्प्लीकेशन ईरान पे भी आई है. ईरान का जो नैरेटिव चल रहा था शुरू में कि वो सारी दुनिया उनके साथ खड़ी थी और कहा कि ये बड़ा जुल्म हुआ है क्योंकि ईरान तो बातचीत कर रहा था, इनका हमला हुआ है. लेकिन जब से एमओयू हुआ उसके बाद से ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो नैरेटिव है वो भी चेंज हो गया है. सो मेरा ख्याल में विद एवरी एज डेवलपमेंट के साथ साथ चीज़ें भी तब्दील होती जा रही है. और जिस तरह ईरान के अंदर से जिस तरह स्ट्राइक्स हो रही हैं, और तो मेरा ख्याल में मुश्किलात ईरान के लिए भी है साइमल्टेनियसली. ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त के लिए. और पर ये सूरत हाल जो है, हम कोई भी नहीं चाहता कि ये कशीदा हो, एंड ऑब्वियसली इसका पाकिस्तान पर इकनॉमिकली एक बड़ा असर पड़ रहा है. और हम रोज़ बरोज़ देखते हैं कि कोई नई एडवाइजरी आ रही होती है, कोई नया तरीक़ाकार आ रहा होता है, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो रही होती है, और लोग ऑब्वियसली उसकी वजह से एक अनसर्टिनिटी पैदा हो जाती है. अब एक नया सवाल ये है कि क्या मुल्क एक बार फिर से पेट्रोल बहरान की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऑयल कंपनीज़ ने हुकूमत को ये ख़बरदार किया है कि जो मौजूदा ज़खायर हैं वो सिर्फ 15 दिन की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, और दरामदी जो कार्गोज़ हैं उनकी क्लियरेंस में ताख़ीर, अरबों रुपए की अदम अदायगी ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है. अच्छा, अब पंजाब में कई पेट्रोल पंप्स को मामूल से कम सप्लाई दी जा रही है, मुमकिन किल्लत के खदशात बढ़ने लगे हैं. सवाल ये कि क्या पेट्रोल की शॉर्टेज होने जा रही है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने हुकूमत को खबरदार किया है, हंगामी ख़त लिखा है. बट विद दैट, जो कि मेरा पहला सवाल है, जब अपने मौजूद मेहमान सैयद नज़ीर अब्बास जैदी साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल में ले जाना चाहूँगा. जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. एक आम तासुर ये है कि जनाब, इससे पहले जब पेट्रोल सस्ता हुआ था और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ये एक उज़्र पेश किया था कि देखिए ये सस्ता ना किया जाए क्योंकि इससे हमारा इन्वेंट्री लॉस हुआ है, हमारा डिफरेंशियल जो है वो भी अभी तक नहीं पे किया है.
आवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिला उस वक्त। क्या एक बार फिर यही चीज़ हो रही है या फिर व्हाट्स योर साइड? ज़रा हमें अपनी तरफ से बताइए। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो सारी डिपेंडेंस है, मुल्क की जो सारी डिपेंडेंस है, जब से मुल्क बना है, हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे तेल की ज़रूरियात जितनी भी हैं, एनर्जी की रदर, अब तो गैस की भी इंपोर्ट हम बाहर से करते हैं। तो 80% खाम तेल जो कि हमारी रिफाइनरी इस्तेमाल करती हैं वो बाहर से आता है। पेट्रोल का 70% बाहर से आता है और हाई स्पीड डीजल जो कि ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर में यूज होता है उसका 30% बाहर से आता है। हमने जो जिस खत का आप हवाला दे रहे हैं वो हमने ये लिखा था कि जी हुकूमत पाकिस्तान से हमने एक दरख्वास्त की थी कि आप प्राइसिंग फार्मूला एक ही रखें। ये बार बार चेंजेस जो हैं ये इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए और ख़ासतौर पे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेस, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज बहुत ज़रूरी है। ये तो ठीक एक बात हो। ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये था कि जी क्या पेट्रोल की शॉर्टेज होने जा रही है, तो उसका सिंपल जवाब है कि नहीं। बात ये है ऑलराइट। कि हमारा काम ये है कि जब ये देखें कि एक सर्टेन लेवल से स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, तो हुकूमत को खबरदार कर दें कि जनाब ये सूरत हाल हो रही है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ओके। इसकी बुनियादी वजह एक सिंपल है। सिंपल ये है कि जनाब जब भी जिस तरह की सूरत हाल पॉलिटिकल डेवलप होती है हमारे रीजन के अंदर, जो कि पहले भी मार्च में हुई, और आप लोगों ने देखा कि मार्च अप्रैल में जो सूरत हाल थी उसके अंदर पूरे रीजन के अंदर जो तबाही फैली, फसादात हुए, लाइनें लगी, जो कुछ हुआ, हमने पाकिस्तान में कुछ नहीं होने दिया। जो कस्टमर आया उसको हमने फीड किया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इस वक्त कि जब खबर फैली है मार्केट के अंदर कि दोबारा हॉर्मुज़ के अंदर कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, तो इंटरनेशनल मार्केट ऊपर गई है, तो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जी कीमतें बढ़ेंगी। अब वो एक आम कंज्यूमर हो या एक पंप ओनर हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि इस वक्त मैं मैक्सिमम अपने पास मेरे टैंक में अगर 50,000 लीटर की कैपेसिटी तो मैं पूरा का पूरा भर लूं, ताकि 20 रुपए बढ़े तो मुझे 10 लाख रुपए का एक इन्वेंट्री विंडफॉल आ जाए। यही एक कंज्यूमर की ख्वाहिश होती है कि वो चाहता है कि मैं बाल्टियों में भी तेल लेके चला जाऊं। ये नहीं समझते कि कल भी आएगा और कल ये जो भी आप ले रहे हैं तेल, उसकी एक सर्टेन लाइफ है, उसके बाद आप उसको दोबारा आपको खरीदना पड़ेगा ना, नई कीमत पे खरीदना पड़ेगा। तो ये जो पैनिक होती है ना, ये पैनिक जो होती है वो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ आजकल सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने एक खबर लगा दी, लोग बगैर सोचे समझे उसको जो है शेयर पे शेयर किए चले जा रहे होते हैं कि जी ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। हमने अपना एक लीगल जो एक हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत पाकिस्तान जिसकी ज़िम्मेदारी है कि पूरे मुल्क में पेट्रोल हर जगह है, डीज़ल हर जगह अवेलेबल हो, उनको बता दें कि जी स्टॉक लेवल थोड़े कम हो गए हैं और उसके लिए फर्दर ज़ाहिर है कि अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, और जब आपकी ऑलराइट। 70% डिपेंडेंस पे वो तो हम बाहर से लेके आएँगे ना। तो ये एक वार्निंग का था कि जी आप ये देख लें कि ये सूरत हाल हो रही है। अगर इसी तरीके से हम लोग बेचते रहे या इसी तरीके से लोग राइट। लेके बढ़ ठीक। नज़ीर जी। जैदी साहब, बेसिकली एक्चुअली ये खबर ऐसे मौके पर आई है जब कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट की जानिब से एक एडवाइस सामने आई थी और मे बी गवर्नमेंट वाज थिंकिंग कि जी डेली बेसिस पे पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उनको रिवाइज होना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको फिगर आउट करना चाहिए। उसके बाद ये खबर आ गई कि जी अब शॉर्टेज होने जा रही है। तो एक तो ये कि अगर तो इसकी कोई रेलेवेंस है तो हमें भी समझाइए कि इसकी कोई रेलेवेंस है, और अगर ये दो अलग मामलात हैं तो ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बिसाइड्स ये कि अगर ये जो डेली रिव्यू करने वाला पैटर्न है, प्राइसिंग फार्मूला है, आपको सूट नहीं करता, तो ये भी बताइए कि आपको कौन सा प्राइसिंग फार्मूला सूट करता है। करंट। देखिए पूरी दुनिया में तो ये डेयरी वाला फार्मूला ही चलता है, और जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें यही होता है कि जो डेयरी के बेसिस पे प्राइसेस अनाउंस की जाती हैं। ओके। अब पाकिस्तान का जो मसला है वो ये है कि जब आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंस है, जब कीमतें बढ़ती हैं उसी हिसाब से कम भी होती हैं। और अभी तक ये जो खबर आई थी कि जी ये हो जाएंगे, ये कबल वक्त एक बात मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो गई। ये मुख्तलिफ ऑप्शन, ये जो हम अब इस क्राइसिस से गुजरे हैं मार्च अप्रैल के, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिफरेंट ऑप्शन देखने शुरू किए कि जी 15 दिन की प्राइसिंग के ऊपर हमने क्या तजर्बा हुआ, महीने की प्राइसिंग पे क्या हुआ, वीकली प्राइसिंग पे क्या हुआ, तो डेली प्राइसिंग करें तो किस फार्मूले के तहत करें। इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है। देयर इज नो सर्टेन डिसीजन कि जी ये कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा या अगली प्राइस चेंज से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको डिबेट कर रहे हैं, पिट्स एंड फॉल्स देखने पड़ते हैं कि कहीं कोई ऐसी ऊंच नीच ना हो जाए जिसको फैसला ठीक करना है। बहुत आसान है, लेकिन फैसले को ओके। अगर रिवर्स करना पड़े वो उससे ज्यादा गलत होता है। जैदी तो साहब, इस पे भी बिल्कुल डिबेट चल ठीक है, रही है, अभी बिल्कुल कोई ठीक इस पे डेफिनेट डिसीजन नहीं है। हुआ। ओके। ऑलराइट। मैं फिर से अपने अगर सवाल को दोहराऊं, जस्ट वन मोर टाइम।
एक आम तासुर ये है कि इससे पहले जब इन्वेंट्री लॉस की बात हुई थी तो लोगों ने ये सवाल किया कि जब इन्वेंट्री गेन होता है तो वो क्यों नहीं दिखाते ऑयल कंपनीज। ऑयल कंपनीज। एक तो चीज़ ये, दूसरा ये कि जब कम हो रही थी कीमत तो फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने फिर ये रोना मचा दिया कि जनाब इससे हमारा लॉस हो रहा है, इससे हमारा डिफरेंशियल भी हमें नहीं पे किया है। तो दे केम इन द वे कि वो आवाम को चीज़ बेनिफिट हो सके। और जब अब महंगा हो रहा है, आपने कहा कि पैनिक बाइंग उस वक्त होती है, तो डू यू सपोर्ट पैनिक बाइंग? जब सस्ता होने जा रहा हो, महंगा होने जा रहा होता है पेट्रोल, तो उस वक्त भी लोग लाइन लगा के ख़रीद रहे होते हैं। सो ये अगर आप इस पर मुझे एड्रेस कर सकें कि लोगों में जो आम तासुर है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लोगों तक पहुँचने नहीं देना चाह रही वो ट्राइफल्स पेट्रोल कम होने के। देखें, ये कह देना बड़ा आसान है कि हमने जब प्राइस कम हुई हमने बड़ा शोर मचाया। हमारा एतराज सिर्फ एक चीज पे था कि जिस प्राइसिंग फार्मूले पे हमें गेन हुआ है उसी प्राइसिंग फार्मूले पे जो भी हमें लॉस आएगा हम बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। प्राइसिंग फार्मूला अगर आप देखें तो पिछले दिनों में मार्च अप्रैल के अंदर 7 दफा डीजल का प्राइसिंग का फार्मूला चेंज किया हुकूमत ने, 4 दफा पेट्रोल का किया। तो हमारा एतराज ना प्राइस कीमतों के कम होने पे था, हमारा था कि सेट ऑफ रूल्स जो है ना, गोल पोस्ट जो है बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 1 ये तो जो बात हमने की थी। नंबर 2 ये कि जब भी कीमत बढ़ती है, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि वो ऐसे ऐसे जो हमारे पंप मालकान हैं, पंप हजरात हैं, जो कि हमारे डीलर हैं, हमारी एक्सटेंशन है, जाहिर है कि हमारा माल वो बेचते हैं। जिस वक्त कीमत बढ़ रही होती है वो सब दरवाजे पे खड़े होते हैं कि जी मेरी गाड़ियां भर के दे दो, और जब कम हो रही होती है हम उन्हें आवाज दे रहे होते हैं कि आ जाओ, आके तेल ले जाओ, तो कोई नहीं आ रहा होता है। तो ये एक साइकी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर आप बुरा ना माने तो एक खातून भी आपके साथ बैठी हुई, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको, लेकिन अगर आपको याद होगा कि ब्लैक फ्राइडे की सेल्स के ऊपर गुल अहमद के अंदर क्या हुआ था, तो हमारी जो कौमी साइकी जो है वो तो यही है ना कि जब कोई चीज अगर आपको सस्ते दामों मिल रही है तो जाओ और लूट लो और अपना घर को भर लो। ये नहीं पता कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उस चीज ने खत्म हो जाना है। ये पेट्रोल तो 3 दिन 4 दिन से ज्यादा आप अपने पास स्टोर कर ही नहीं सकते। तो ये जो एक नफ्सियात बनी हुई है ना हमारी कि जी आज ही का दिन है, आज के लिए जियो, कल नहीं आएगा, ये हमें इसको जरा देखना पड़ेगा। और जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, डीलर हजरात बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, बहुत अच्छे डीलर्स भी हैं जो इस चीज को समझते हैं और वो कहते हैं कि हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम एवरेज आपसे हमने 10,000 लीटर पर डे लिया है तो आगे भी आप नज़ीर 10,000 लीटर। साहब, ठीक है नज़ीर साहब, वक्त की कमी है, बातें आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आप बता रहे हैं हमें अबाउट द प्राइसिंग फार्मूला। ख़ास करके आपने जो मेरा जिक्र करके माजरत कर ली उस पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मामला ये है कि जब तक प्राइसिंग फार्मूला आप जो कह रहे हैं वो तब्दील नहीं होगा, मेरे ख्याल में मामला आवाम इसी तरह से जम्मे गफ़ीर लगा के पेट्रोल पंप पर जाती रहेंगी, उनको सर्टेनिटी नजर आएगी तो आवाम भी सीख लेंगे कि उन्हें कैसे पेट्रोल लेने जाना है पेट्रोल पंप पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मैम सिर्फ आपकी गुजारिश है कि लोगों को ये समझाएं कि ये अगर मैं एक बाइक चला रहा हूँ और मैं 4 लीटर या 5 लीटर ही ले सकता हूँ, मैं कितने दिन चला दूंगा उसको, तो एक पैनिक क्रिएट करने का फायदा कोई नहीं। बट वो 4 लीटर जब 100 से 400 पे चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। और गरीब आवाम ने अपना महीना खत्म करना होता है सर, उसको अगर 200 रुपए भी सेव हो रहे होते हैं वो कहते हैं वाह 200 रुपए मैंने सेव कर लिए। लेकिन आपकी एडवाइस ऑब्वियसली मीनिंगफुल है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, वाज वंडरफुल टू। ऑलराइट, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फौरन से हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम बात कर लेते हैं मौसम की। आज सुबह कराची वाले जागे होंगे तो भाई पिछले एक हफ्ते तो वो सरप्राइज हो ही रहे थे ना, लेकिन गर्मी इतनी पड़ती है कि पिछले एक हफ्ते से भी अगर बादल हो तो हर दिन वो उठ के अरे बादल, हालांकि पिछले दिन बादल होता है, लेकिन आज ये हुआ कि बूंदाबांदी अच्छी हो गई। शारा फैसल, औरंगी और दीगर इलाकों में अच्छी बूंदाबांदी हो गई। सो अभी तो बूंदाबांदी पे ही इक्तफा करें कराची वाले, बूंदाबांदी नहीं होने जा रही। इट्स अ गुड एंड यू नो व्हाट, सच अ वेदर जस्ट बिफोर द वीकेंड, जबरदस्त बात। बस और ये कराची वाले जो कराची का हाल बारिशों के बाद हो जाता है ना, तो वो इस वेदर को ज्यादा एंजॉय करते हैं मेरे ख्याल में बारिश ज्यादा, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि यार अगर बारिशें हो गई तो फिर सड़कों का क्या हाल होगा, हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये जो हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर थोड़ी सी हीट हुई, सड़कें सूख गई, सुबह अच्छी मिल गई, खुशगवार मिल गई, आपने एक अच्छा कप ऑफ कॉफी एंजॉय कर लिया, मेरे ख्याल में ये भी कराची वालों के लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन मुल्क भर की मौसम की अगर बात की जाए तो बालाई इलाकों में बारिशें हैं, लैंडस्लाइडिंग के मामलात हैं और ग्लेशियाई झीलें पिघलने से जो पानी का बहाव है वो तेज़ होता जा रहा है, जिसका हम अब जो डाउन द स्ट्रीम अब जो फॉल आउट देख रहे हैं वो पंजाब के मैदानी इलाकों में देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था
कि इसी तरह के जो दरियाई बेल्ट पे गांव थे वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। आज डेरा गाजी खान की सूरत हाल हम देख लेते हैं, जहाँ पे दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। आइंदा 2 से 3 दिनों में यहाँ पे पानी की सतह मज़ीद बढ़ जाएगी, सूरत हाल संगीन हो सकती है। एब्सोल्युटली। इस पर हम बात करते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शेर अफगन बुजदार, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल बढ़ी है जो पानी का बहाव तेज़ हुआ है। शेर अफगन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है और जो मकामी लीडरशिप है वो क्या इकदाम कर रही है? मुल्क भर में मानसून बारिशों की वजह से दरियाए सिंध में जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त R2 सिपर डेरा गाजी खान पर। यहाँ पर जो महकमा अनहार के इदाद शुमार हैं उनके मुताबिक जो है यहाँ पर 2 लाख क्यूसेक का जो रेला है तकरीबन वो यहाँ से गुज़र रहा है, जबकि आइंदा 2 से 3 रोज़ में जो है मज़ीद बारिशों की वजह से इस जगह पर 5 से 6 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो गुज़र सकता है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ख़ासकर मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये जो R2 सिपर है, इसको आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में है। दरिया बिल्कुल जो है इसके साथ मौजूद है। अगर 5 से 6 लाख क्यूसेक का जो रेला आ सकता है, जिससे ये जो R2 सिपर बंद है इसको शदीद जो है ख़तरा लाक हो सकता है। इससे पहले गुज़िश्ता साल इसी जगह पर जो ज़मींदारा एक बंद कायम किया गया था वो भी मुकम्मल तौर पर बह गया था, जबकि यहाँ के जो मकामी ज़मींदार हैं उन्होंने दोबारा अपनी मदद के साथ यहाँ पर एक ज़मींदारा बंद कायम किया है। लेकिन अगर वही 5 से 6 लाख का क्यूसेक का जो रेला है जो कि 2 से 3 दिन में जिसकी तवक्को की जा रही है वो यहाँ से गुजरेगा, जिससे ना सिर्फ इस बंद को खतरा लाक हो सकता है। ठीक है शेर अफगन, बहुत शुक्रिया, आप हमें DI खान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो एज फैसल सेड के डाउन द स्ट्रीम हमें नज़र आ रहा है इसका असर, ऑब्वियसली क्योंकि अपर एरियाज़ में बारिश हो रही है और अगले जो ओवरऑल यानी 24 घंटे तो गुजर चुके हैं लेकिन मज़ीद 24 घंटे पेश गोई है तेज़ बारिशों की। तो ख़ास करके जो अपर एरियाज़ में लोग मौजूद हैं, टूरिज़म के लिए भी जाते हैं, जो रिहायशी हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अगर आपको मूव करने की ज़रूरत है तो ज़रूर ही मूव कीजिए अपने इलाके। लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि हम जो बारिशें देख रहे हैं मामूल या मामूल से कम देख रहे हैं, एंड वी हैव जस्ट अबाउट टू एंड नॉट अबाउट टू वी हैव डन हाफ ऑफ द जुलाई एज वेल। हम अगस्त में दाखिल हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल रहेगी? क्या कम बारिशों का मतलब यह है कि आने वाले जो हमारे दिन हैं मुश्किल गुजरेंगे, और क्या हमारी फसलों वगैरह को उससे क्या अफेक्ट होगा? वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ैनब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। डॉक्टर ज़ैनब, क्या सूरत हाल बनने जा रही है आगे? माई क्वेश्चन वॉज कि हमने देखा कि एल नीनो इतना ताकतवर रहा पिछले जून से पहले, और थोड़ा सा जून में भी शदीद गर्मी थी। क्या एल नीनो अफेक्ट करता है रेन के पैटर्न्स को? फर्स्ट थिंग, अगर तो करता है तो भी बताइए, नहीं भी करता तो भी बारिशें मामूल या मामूल से कम है, व्हाट डज इट मीन फॉर द कंट्री फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर देन? जी थैंक यू। बेसिकली जस्ट एक क्लैरिटी के एल नीनो ने अभी स्ट्रेंथ पकड़नी है और एल नीनो ने अभी पीक करना है, और ये जुलाई मिड के बाद हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था, और जो मॉडल्स हैं वो 80% बता रहे हैं कि ये अभी पीक करेगा। तो बिल्कुल एल नीनो की वजह से बारिशें अफेक्ट होती हैं, खासतौर पे जो मानसून का पैटर्न है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हाँ, बारिश वैसे होती है लेकिन थोड़ी बहुत, ज़ाहिर है मानसून है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, वो जब गर्मी पड़ती है तो वैसे ही उसमें शिद्दत आती है और तूफानी होती है, लेकिन जो ओवरऑल नंबर ऑफ रेनी डेज है उसमें कमी आ जाती है। जो हमने देखा कि जुलाई में जो आपका रेनफॉल डेफिसिट रहा है वो 50 to 60% अभी तक रहा है। यूजुअली इस महीने में बारिशें ज्यादा होती हैं मानसून की वजह से, जो हमने नहीं देखी। हाँ, नॉर्दर्न एरियाज में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी मौजूद रही हैं, और मानसून भी कभी वो जोर पकड़ने की कोशिश करती रही है, तो वहाँ पे बारिशें हो गई क्योंकि वहाँ आपको वेदर पैटर्न फिर मिल जाता है। लेकिन पंजाब साइड पे बारिशें वैसी नहीं हुई, जो एग्रीकल्चर बेल्ट है बारिशें नहीं हुई। सिंध साइड पे भी बारिशें कम हुई, और बलूचिस्तान में भी बहुत डेफिसिट रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि मानसून फिर जो है वो कोशिश हो रही है कि मानसून थोड़ी स्ट्रेंथ पकड़े, और ये जो अभी संडे से ऑनवर्ड्स जो कुछ दिन है लास्ट वीक ऑफ जुलाई
एक और चीज भी है कि हो सकता है, अल्लाह करे कि एल नीनो अगर अगस्त में थोड़ा सा वीक हो जाए तो फिर मानसून की बारिशें शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं अगस्त में। तो ये लॉन्ग रेंज मॉडल्स होते हैं, हम हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले तक आपको फिर कुछ बता सकते हैं, बट इवेंचुअली मौसम है, मौसमियाती तब्दीली अच्छा, इसको अफेक्ट कर सकती है और ये चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली डॉक्टर ज़ैनब, कल वी आर टॉकिंग टू विर्क साहब एज वेल फ्रॉम पीडीएमए, और सॉरी फ्रॉम महकमा मौसमियात, और उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा मेरा कि जनाब हम इतना लॉन्ग शॉट नहीं दे सकते कि 2 महीने बाद क्या होगा एंड ऑल दैट। बट माई क्वेश्चन जो उनसे था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पिछले साल हमारी मिनिस्ट्री से लेके एक्सपर्ट्स तक उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगले साल तो 26% ज़्यादा बारिश होगी, तो सैलाब के लिए तैयार रहिए। वर दे रॉन्ग एट दैट टाइम? बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने ऊपर से बात आती है ना, इट मीन्स कि आपने उसके अगले साल के लिए तैयारी की होगी, उसके लिए फंड्स लगे होंगे, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस लगी होगी। हमने टारगेट किया सैलाब को, हमारे पास गर्मी आ गई। सो ये तो मतलब कि ये क्या है, ये मौसम ने हमारे साथ धोखा किया या फिर वी वर रॉन्ग टेक्निकली? नहीं, जो ये कहा गया था कि बारिशें शिद्दत इख्तियार करेंगी, ये साइंटिफिकली कंसिस्टेंट बात थी, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि एल नीनो शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो आपने दूसरी बात की तैयारी के हवाले से, देखें बारिशें अब शिद्दत इख्तियार करेंगी, बेशक नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो, बारिशों के वो मानसून के स्पेल्स कम होंगे, लेकिन वो शदीद होंगी जब भी होंगी। तो सैलाब के लिए तैयारी तो मतलब हमेशा होनी चाहिए। हमारे खित्ते में मानसून बे ऑफ बंगाल से शुरू होती है और हमारे खित्ते में सैलाब आते, इंडिया में सैलाब शुरू हो गए, बांग्लादेश चाइना में टाइफून बाबी आ गया, ठीक है। तो ये खित्ता कनेक्टेड है, तो हम क्यों सोच के बैठे हुए हैं कि चले जब सर पे आएगा तो हम कर लेंगे। तो तैयारी पेशगी इकदाम हमारे कभी नहीं हुए, बेशक हम वार्न करते रहे इतनी बारिशें होंगी। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमें पता था लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की। तो बारिशें अभी भी मैं आपको कह रही हूँ, हो सकता है जोर पकड़ लें और खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी सिचुएशन में बैठे हो कि जिसमें अब दरियाओं में लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस बेसिन में जो है मुसलसल ग्लोफ पिघल रहे, जो ग्लेशियाई झीलें वो आ रही। तो ये डॉक्टर साहिबा, कैन यू टेल अस कि ये एल नीनो, हमारी नहीं रही। ओके, ये एल नीनो हर साल हमें अफेक्ट करेगा और कितने साल हमें अफेक्ट करेगा? कहने का मकसद ये कि क्या इसके कोई ईयर्स होते हैं, और वो अगर हैं ऐसा तो फिर हमें पता चल सकते हो अगर? लेकिन जो एल नीनो है, लानीना है, या ये हीट डोम और मुख्तलिफ नाम है, ये नेचुरल वेदर पैटर्न का हिस्सा है, नेचुरल वेदर सिस्टम है समंदरों के। हाँ, लेकिन जब से समंदर बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हुए हैं, पहले ये आते थे 10 साल में एक आध आ गया शदीद, या 20 साल में, टाइम बहुत ज्यादा था। अभी हम देख रहे हैं कि पहला 2024 में हमने ये देखा, एल नीनो 22 में देखा, फिर 24 गर्म साल था, अभी बार बार आ रहे हैं। तो बिल्कुल मौसमियाती तब्दीली से जो है इसको भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है कि ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा कि नहीं। तो अभी हमने इसकी वो टेंडेंसी बहुत ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई है पूरी दुनिया में, विच इज वेरी डेंजरस एंड क्रिटिकल हमारे जैसे ममालिक के लिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यह मुश्किल होती इसलिए भी जा रही है क्योंकि वी डोंट एक्ट पहले से, वी जस्ट वेट फॉर द थिंग टू हैपन, और हम यही देख रहे हैं अभी कि ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। जनाब, एक्ट की बात करें तो इस वक्त एक एक्ट का इंतजार किया जा रहा है जो संडे को होगा। The one act play, I'm not talking about Shakespeare, I'm talking about the FIFA, जो कि संडे को तो होगा फाइनल, वो तो एक तरफ। लेकिन सादिया, इससे पहले कि हम फाइनल की बात करें अगेंस्ट अर्जेंटीना एंड स्पेन, क्या कौन सी टीम आप? मेरी टीम मेरे ख्याल में अब तो आपको पता होनी चाहिए और आपने मेरे साथ ही स्पेन ली थी, लेकिन अगर आपका एक दिन बाद ये इरादा हुआ है कि आप स्पेन के बजाय अर्जेंटीना को अब सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी टीम के साथ गद्दारी करेंगे यार। नहीं, मैं ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन लूंगा और मैंने ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन ले लिया है कि मैं आई एम गोइंग फॉर अर्जेंटीना। हाँ, जब फीफा इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो ही गई है तो एक और क्यों नहीं छोटी सी, आई एम अप फॉर अर्जेंटीना। फैसल को ओवरनाइट जो है ये ख्याल आया है कि बहुत मुमकिन है कि अर्जेंटीना को ही जितवा दिया जाए, तो इसलिए पहले जीतने वाली टीम, ये क्या बात की आपने, मैं अपना जितवा दिया जाए मतलब क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना को मौके ज्यादा मिल जाएंगे और वो जीत जाएंगे। लेट्स पुट इट इन सच अ थिन लाइन कि लोगों को लगे भी नहीं कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ और मैं गलत कह भी दूँ। सो आई पर्सनली थिंक दैट देयर हैज बीन लॉट ऑफ थिंग्स जो अर्जेंटीना के फेवरेबल दिखी हैं अपेरेंटली,
कि मुझे लगता है कि यार जो इजिप्ट के मैच में हुआ, जिस तौर से आई मीन लास्ट 14 मिनट्स आई अग्री कि बहुत ही ज़बरदस्त अर्जेंटीना ने कमबैक किया, और अर्जेंटीना की टीम की एबिलिटी के साथ तो बिल्कुल मैं नेगेट नहीं कर रही, वो उनमें ज़ाहिरी सी बात है मेसी जो हैं वो भी हमें पता है कि वो क्या हैं, लेकिन इसके अलावा अगर किसी टीम को दूसरी टीम को जहां मिलना चाहिए पेनल्टी पर एडवांटेज अगर वो नहीं दिया जा रहा, तो ऑब्वियसली वो नेचुरली उसके मोराल को नीचे कर देता है और फिर उनको लगता है कि यार हम शायद हार ही जाएंगे। मुझे लगता है ये इजिप्ट के साथ हुआ था और मैं इसको नहीं मानने को तैयार हूँ जब उस गोल को, खास करके दिस गोल जो हम दिखा रहे हैं, जिसको बाद में कहा गया कि जी ये ऑफ साइड गोल था, हालांकि ये ऑफ साइड यानी जो पेनल्टी थी, आई मीन लाइक इट वाज लाइक अबाउट 30 सेकंड्स बिफोर। तो मुझे लगता है कि यार अगर ये गोल वो कर लेते तो उसके बाद इजिप्ट का मोराल ही चेंज होता और अर्जेंटीना के लिए बहुत मुश्किल होता कि उसके बाद वो 3 गोल्स डालते। यू टॉक अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द प्लेयर्स, मैं चाहूँगा उस पर भी बात करें। इब्राहिम ज़ीको स्कोर्ड ट्वाइस अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट टीम ना, और इब्राहिम ज़ीको का बयान था कि यार आई यूज्ड टू स्लीप इन रिक्शा एंड आई यूज्ड टू ईट वेरी लेस, सच ए हम्बल बैकग्राउंड। और इस हम्बल बैकग्राउंड के साथ अगर अर्जेंटीना हम्बल हो जाता तो लेकिन फिर देन अगेन मेसी केम एंड मेसी असिस्टेड एंड मेसी स्कोर्ड हिमसेल्फ, तो वहाँ तो देखिए एक तो ये चीज़ थी, लेकिन इट ऑन द फील्ड तो बहुत सारी चीज़ें, ऑफ द फील्ड भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है लोगों के साथ। उसमें जनाब कभी कोई चेकिंग हो रही है, वीजा पॉलिसी और खासतौर पर ईरान की टीम के साथ जो कुछ हुआ, दैट वाज लाइक, तो खैर अगेन वही सवाल और मैं एक बात बताऊं, देखिए ये यूएसए में मैच था तो मुझे लगता है इतनी इस पर बात नहीं हुई है। कतर के बारे में फालतू की कंट्रोवर्सी जब वहां वर्ल्ड कप जा रही थी, बिकॉज पीपल हैड अ प्रॉब्लम कि जी क्यों किसी एक मुस्लिम कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है जहां पर हमने पहले वर्ल्ड कप होते हुए नहीं देखा, बट वेयर एज यूएसए में इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है एंड पीपल आर नॉट टॉकिंग एज मच एज दे शुड बी talking about. All right, तो लेते हैं एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक अगेन। अपने शो के आगाज़ में हमने ये बात की थी कि किस तौर से अब अमेरिका भी ज़रा तंग से नज़र आता है, बदला सा सरकार नज़र आता है इसराइल से, लेकिन एट द सेम टाइम जो ओवर द नाइट इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है, मुसलसल हमले किए गए अमेरिका की जानिब से ईरान पर, और जिस तरह से धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हम आपकी ऐसी तनसीबात को निशाना बनाएंगे जैसे कि रेलवे स्टेशन और पुल होते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत महंगा होता है और जिस पर हमलों से बहुत नुकसान पहुँचता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और फिर हमने देखा कि जवाबी वार भी किया ईरान ने, और इससे पहले भी कुवैत में मौजूद जो अमरीकी फौजी अड्डे हैं वहाँ पर निशाना बनाया गया उनको, एंड येट अगेन यस्टरडे द सेम हिस्ट्री वाज रिपीटेड। इन अ नटशेल, अमरीकी हमलों में बंदर अब्बास की शहरी तनसीबात, बिजली घर और रेलवे स्टेशन मुतासर हुए। चाबहार मैरीटाइम कंट्रोल टावर एक हफ्ते में तीसरी बार निशाना बना। अहवास, बूशहर, कशम, कैश और दीगर शहरी इलाकों में धमाकों की इत्तलात भी हैं, और हमरजगान सूबे में सड़क और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमलों की जद में आ चुका है। सेंटकॉम कहता है कि दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। कहाँ तक ये मामला जाएगा, कहाँ रुकेगा, बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुनव्वर साहब, एक जानिब जेडी वैंस की जानिब से ये मैं मुजरिमाना एतराफ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुस्से वाली चीज़ थी कि जनाब इसराइल स्पॉयलर है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दोनों बेलिजरेंट्स एक मरतबा फिर दे आर हीटिंग अप द सिचुएशन। कहाँ ये मामला जाके रुकता देख रहे हैं, स्पेशली करंट सिचुएशन में? पहले तो बहुत शुक्रिया आपको, आपके देखने वालों को, आपकी टीम को सलाम सर। और सुबह बखैर। बुनियादी सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आखिर कामन वजह क्या है, कामन लाइन क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप, नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दरमियान में कि ये वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा इनकी गहराई में जाएं तो आपको कॉमन रीजंस नजर आते हैं। पहला ये कि पर्सनल इंस्टिंक्ट पे चलते हैं ये सारे लीडर्स, और जो पॉलिसी मेकिंग जो फिल्टर्स हैं उन्होंने इनको एलिमिनेट कर दिया है, और जितनी क्रिटिक आ रही है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसे खातिर में ये नहीं ला रहे, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे अमेरिका के अंदर हो। दूसरा जो अहम रीजन है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। They want to remain in power and they want to satisfy their constituencies. मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के केस के अंदर ये क्रिटिक उड़ाई गई कि जनाब आपने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ये सरेंडर डॉक्यूमेंट था जिस पे आपने दस्तखत किए। अब वो बॉम्बिंग करके बता रहे हैं कि देखें नहीं, अमेरिका कैपेबल है और स्टिल सुपर पावर है और हमारे यहाँ सलाहियत है कि हम मेगा लेवल के ऊपर बॉम्बिंग कर सकते हैं।
और तीसरा फैक्टर मुझे कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का नजर आ रहा है, जहां पे जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, डिसमेंटलिंग द रिजीम और डिस्क्रेडिटिंग द इरानियन मिलिट्री आर्मी एंड IRGC, डीकैपिटेशन और डीवेपनाइजेशन, वो नाकाम होते नजर आई। रादर अमेरिकन जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज्यादा डिसमेंटल्ड हुआ, अमेरिकन मिलिट्री कैपेबिलिटी डिस्क्रेडिट हुई, और फिर जो अमेरिकन लॉजिस्टिक है वो आपको डिस्पर्स और उसमें डिसरप्शन आपको नजर आई। नतीजा ये निकला कि कंफ्यूजन पॉलिसी मेकिंग में कि नेगोशिएशन करते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ऑपरेट करेगा, नई अलग लैंड क्रिएट करते हैं, देयर इज अ कंफ्यूजन। और कभी आप कहती रिलीज कर रहे हैं और कभी आप मेगा बॉम्बिंग कर रहे हैं। दूसरा जो क्रिटिक है दुनिया के अंदर अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर, नेतन्याहू के ऊपर, मोदी के ऊपर, वो बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है। और तीसरा जो है वो इनफैक्ट कर्स है, लोग यानी तंग आ गए इन जंगों से, बिकॉज जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल इस वक्त बनती नजर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इंटरेस्टिंगली प्रेसिडेंट JD वैंस साहब ने दिया कि अमेरिका नीड टू रीडिफाइन व्हाट इज अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट डज नॉट मीन टू गो आउटसाइड और एक अनएंडिंग आपने फॉरेन वॉर्स लड़नी है। अमेरिका फर्स्ट ये है कि पेनफुल डिप्लोमेसी के जरिए, स्मार्ट डिप्लोमेसी के जरिए से अमेरिकन हिस्टोरिकल गोल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स को आपने हासिल करना है। इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि अमेरिका को ये समझना होगा ईरान के सुपर स्ट्रक्चर को, चाइना, सॉरी एब्सोल्युटली सर, अगर इसमें हम ऐड कर लें कि कल तक ये स्पेकुलेशन थी, आप तक भी पहुंची होगी, और कुछ पाकिस्तान में हल्की ये भी बोल रहे थे। मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कैन यू हेयर मी बेटर सर? अब आपको आ रही है मेरी आवाज बेहतर? जी जी प्लीज। ओके, चलिए मैं कोशिश करूंगी मैं और ऊंचा बोलूं ताकि आपको आवाज़ साफ आए। मैं ये कह रही हूँ कि कल तक पाकिस्तान में भी ये स्पेकुलेशन हो रही थी और दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान एज अ मीडिएटर पाकिस्तान के लिए बात कर रहे थे कि अब तो मीडिएटर्स भी थोड़े परेशान हो गए हैं US ईरान के मामलात में, और अब पाकिस्तान भी शायद चाहता है कि वो ईरान को मज़ीद कन्विंस ना करे। लेकिन कल दफ्तर ख़ारजा से ये बयान आ गया कि पाकिस्तान इस पूरे मामले को ऑन द टेबल रखना चाहता है। हमें इकोनॉमिकली इस जंग ने बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है। कुछ हमारी पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऑब्वियसली हम पेट्रोल और फ्यूल के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान मज़ीद अब क्या कर सकता है, ख़ास करके ईरान को टेबल पर रखने के लिए, बिकॉज ईरान के लिए पाकिस्तान ने ज़्यादा एफर्ट किया है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, पाकिस्तान अगर मीडिएशन करवाता है तब भी और अगर नहीं करवाता तब भी, दोनों सूरतों में इसके बड़े सीवियर इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट के लिए। बिकॉज आर्टिकल 40 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेट करता है कि आपने कोऑर्डियल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप रखना है। आपके फाउंडिंग फादर जिन्ना साहब का विजन है पीस विद इन एंड पीस विदाउट एंड कोऑर्डियल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद द मुस्लिम वर्ल्ड, और मुसीबत के वक्त में उनके काम आना। और तीसरा ये कि आपकी जो इस वक्त सिक्योरिटी कंडीशन है, जहां पे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया, वेस्टर्न बॉर्डर से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और KPK में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज, और फिर ईरानी बॉर्डर अगर डिस्टेबलाइज होता है तो आपके इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट डीरेल होते हैं। दूसरी तरफ अगर GCC ममालिक की इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है तो अगेन आपका मिलियंस में पाकिस्तानीज आर वर्किंग ओवर देयर, मेजर चंक ऑफ योर रेमिटेंसेस आर कमिंग फ्रॉम देयर, और फिर आपके सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद द सऊदी अरब, जब आपने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो ये सारी चीजें डिमांड करती हैं कि पाकिस्तान किरदार अदा करे। पाकिस्तान न भी करता तो ये सारा जाल पाकिस्तान के खिलाफ बुना जा रहा है, और अगर पाकिस्तान मीडिएशन करवाता भी है तब भी आप देखते हैं कि जो दहशत गर्दी है उसमें इजाफा नजर आता है। बिकॉज इजरायलीज और इंडियंस इस वक्त सरगर्म हैं और उन्होंने ओपनली ये कहा है कि पाकिस्तान चूंकि मीडिएशन करवा रहा है इसलिए पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो नेतन्याहू हो चाहे इंडियन ऑफिशियल्स हो।
तो ये सिलसिला इस तरह है। अब चूंकि 2 दिन पहले वॉशिंगटन डीसी से ये खबर लीक हुई थी कि और मिडल ईस्टर्न 2 ओहदेदारान ने ये बताई थी खबर, नाम उनका जाहिर नहीं किया गया, कि वो चाहते, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान 24 आवर्स एक्टिव हो गया डिप्लोमेसी में, ताकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दोबारा ट्रैक पे लाया जाए। और फिर जब ये खबर उड़ाई गई कि पाकिस्तान इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो फिर दफ्तर खारजा ने उसे क्लियर भी कर दिया। अंद्राबी साहब ने इस पर गुफ्तगू की। जस्ट वन लास्ट कमेंट सर, और वो ये कि अब पाकिस्तान ने, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, प्लीज। ओके, पाकिस्तान ने इस पे काफ़ी गेन किया है डिप्लोमेटिकली भी, रीजनल अपने ताल्लुकात 2 तरफ़ा ममालिक से भी। मैं ये तो नहीं इस पे कहूँगा कि मेहनत ज़ाया वाली बात, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जब से दोबारा से ये MOU वाला मामला खटाई में पड़ा है, किस तरीके से बलूचिस्तान हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, वहाँ पे इंसर्जेंसी जो है वो कोशिश उसकी की जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त क्या करे? वी आर ऑन अ टाइट रोप। ऑन द वन हैंड ये MOU वाली चीज़ पाकिस्तान जिंदा भी रखना चाह रहा है, उसके अपने मफाद में है। ऑन दी अदर हैंड ये वाली दोबारा से जो इंटरनल स्कर्मिशेस हैं ये शुरू हुई हैं। हाउ टू डील विद ऑल दिस? मुनव्वर साहब, आपका क्या तजुर्बा कहता है, कैसे इसको लेके जाया जाए? वन थिंग एट अ टाइम, और वी आर गुड इनफ टू टेक ऑल फ्रंट्स एट वंस? देखिए, पहला जो एक पेसिमिस्ट जो आपके सामने जुमला रखना चाहूँगा, वो तो ये रखना चाहूँगा कि ये एस्केलेशन ट्रैप के अंदर दोनों ममालिक फंसे में, ये फर्दर एस्केलेट होगी वॉर। अच्छा, इस पे अब तफसील में नहीं जाता, लेकिन जो पाकिस्तान है, चूंकि मिडिल रेंज पार है और एक पिवोट है, पिवटल उसकी कंडीशन, ज्योग्राफिकल पोजीशन है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया में, और मीना रीजन के अंदर पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली एक अहम किरदार अदा कर सकता है। GCC ममालिक जो है मेरी नज़र में इस वक्त, वो अपनी जो पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी है, वो खो चुके हैं। वो इस वक्त अपना जो उनका एक स्टेटस था कि वो नेगोशिएट करवा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वेव ऑफ अटैक के अंदर वो इन्वॉल्व रहे, तो लिहाजा उनकी बात तो ईरान मानेगा नहीं। अब 2 ऐसे मुल्क हैं जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान और तुर्की, जिनकी पोजीशन बड़ी वाज़े है और ये किरदार अदा कर सकते हैं, और इन दोनों का एतबार ईरान भी कर सकता है और US भी कर सकता है। साथ में इनके ताल्लुकात रशिया और चाइना के साथ भी अच्छे हैं, जो कि 2 और इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं इस सारे मुद्दे के अंदर। बिकॉज अमेरिकन का ख्याल ये है कि जो प्रिसीशन स्ट्राइक ईरान कर रहा है, जिसमें उनके अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम, उनके वेपन के डिपूज वगैरह, उनकी मेंटेनेंस की फैक्ट्री, जिस प्रिसीशन से अटैक उनके ऊपर हो रहा है, वो ईरान, चाइनीज और रशियन हेल्प के बगैर नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान इसमें एफर्ट डाल रहा है। कल आपके नायब वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर चाइना तशरीफ ले गए AI कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने के लिए, उसके मेंबर भी बने, जो कि वर्ल्ड AI कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन गालिबन कोई बनी है, लेकिन उसके साथ डेफिनेटली चाइना को ऑन बोर्ड लेंगे ताकि इस मामले को दोबारा सीधा किया जाए। सर, अदरवाइज की कमी है, सॉरी आपको मुझे कट करना पड़ रहा है, बट ऑब्वियसली आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रेस किए हैं। आप देखना ही है कि इस साल ओवर द वीक है कि मंडे तक आते आते और मजीद कशीदा होती जाती है। क्या ये वीकेंड इस सूरत हाल को सेटल डाउन करेगा, मजीद कशीदा करेगा, ये अभी देखना बाकी है, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग ऑफ द वीकेंड टुडे। तो जनाब, इस पर आगे चलकर ज़रूर ही बात होगी ऑन द मंडे एज वेल कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। फिलहाल हम मोबाइल फ़ोन के जो अफेक्ट्स हैं उस पर बात करना चाह रहे हैं। ख़ासतौर के ऑब्वियसली हम देखते हैं कि एडल्ट हर वक्त फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शायद हमें ही देख देख के बच्चे इतना ज़्यादा इन फ़ोन्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नौजवानों के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अंडर द एज ऑफ 10, ये बहुत ज़्यादा उनकी जो ब्रेन नर्चरिंग है उसको मुतासर कर रहे हैं, और इस बेकाबू इस्तेमाल की वजह से एक नया चैलेंज सामने आ गया है, और ये है कि माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि जो घंटों बच्चे स्क्रीन से जुड़े रहते हैं उसकी वजह से उनकी नींद में भी कमी आ रही है, फिर उनको लोनलीनेस यानी अकेलापन महसूस होता है, वो ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बेचैन होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, और मेरे ख्याल में उसकी वजह हो सकती है कि ADHD भी बच्चों में अब ज़्यादा हो रहा है। मैं इफ़ यू अलाउ मी इसका एक और जानिब भी रुख में मोड़ना चाहूँगा। बहुत सारे लोग इसको ना ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जानिब लेके जाते हैं कि बिकॉज ऑफ द ह्यूज स्क्रीन टाइम तो ये चीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी जितने भी एफर्ट्स होनी चाहिए वो टारगेटेड होनी चाहिए। पिछले अरसे में हमने देखा कि हमने
स्क्रीन टाइम को, ज़्यादा स्क्रीन टाइम को ऑटिज़म से जोड़े रखा और अब ये ज़बान ज़द-ए-आम हो गया है कि जनाब इसकी वजह से ये हो रहा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिलेड स्पीच होती है, रिड्यूस्ड आई कांटेक्ट होता है, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन है, रेपिटेटिव बिहेवियर है जिसकी वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट में मसला होता है, आपका फोकस पुअर हो जाता है, ये सारी चीज़ें, और स्लीप डिस्टर्बेंस ऑब्वियसली, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूट दिस टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बिकॉज वो जीनियाती मामला, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं कि जिससे ये एग्रीवेट, यानी इसको तेज एग्रीवेट कर देता ऑब्वियसली हो है, उन सकता है, इफेक्ट्स को और ज्यादा वाज़ेह कर देता है, बट इट्स नॉट द रूट कॉज। रूट कॉज ये नहीं है। सो सना उमर माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंजा, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो कंजा, वी नो कि स्क्रीन टाइम, और इसमें पंजाब में भी कल बिल जो है उसकी तजवीज़ आई है, वी टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल कि जनाब इतने 16 साल के बच्चों से कम उम्र के उनके लिए जो है लिमिट करें और ये सारी चीज़ें। स्क्रीन टाइम टॉपिक इज़ के ये डायरेक्टली किसी बच्चे में ऑटिज़म पैदा नहीं करता है। ऑटिज़म जो है वो इट्स मोर ऑफ अ जीनियाती डिसऑर्डर। डू यू एग्री टू दैट? यस, जो ऑटिज्म है दैट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जब बच्चे का दिमाग, जब बच्चा छोटा सा होता है, बड़ा हो रहा होता है या पैदा हो रहा होता है, उस टाइम पे 5 to 6 ईयर्स की एज तक बच्चे का दिमाग अभी डेवलप कर रहा होता है, और उस टाइम पर अगर हम उसको स्क्रीन देते हैं तो वो वही सिम्टम्स देगा जो एक ऑटिस्टिक बच्चे के सिम्टम्स होते हैं। इट इज़ नॉट वर्चुअल ऑटिज्म, एक प्रॉपर डिसऑर्डर नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को उस टाइम पर, जो कि एक बहुत सेंसिटिव टाइम है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, अगर आप स्क्रीन दे रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं दे रहे जो एक बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो वही सिम्टम्स देगा जो ऑटिस्टिक बच्चे देते हैं। और ऑटिज्म बेसिकली एक वो मसला है जो बच्चा जब पैदा होता है तो ऑलरेडी उसके साथ होता है, वो इशू, म्यूटेशंस होती हैं, जेनेटिकल इश्यूज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उसका एक सूडो एस्पेक्ट बना देते हैं बच्चे के लिए अगर हम उसको उस मोमेंट पे या उस टाइम ड्यूरेशन में स्क्रीन दे रहे हैं। राइट। अच्छा कंजा, प्रॉबेबली ये खबर आपके नज़रों से भी गुजरी होगी। कल की एक हाईलाइटेड खबर है, एक 12 साल का बच्चा अपने माँ बाप से फ़ोन मांग रहा था, उसके माँ बाप उसे वो फ़ोन नहीं दिला सके, उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली बिकॉज उसके माँ बाप उसे फ़ोन नहीं दिला सके। मैं जब इसको समझने की कोशिश करती हूँ इस पूरे वाक़े को, बीइंग अ मदर, आई हैव अ 10-year-old एज वेल, बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं, फ़ोन्स मांगना चाहते हैं, एक स्टेटस सिंबल फ़ोन बनता चला जा रहा है, आईफ़ोन देने की बातें होती हैं, यूट्यूब के ऊपर जो रील्स आती हैं कि हम आपको आईफ़ोन देंगे, हमें सब्सक्राइब कर लें। क्या साइकोलॉजिकल वजह है, असल में ये जानना चाहते हैं कि एक 12 साल का बच्चा खुदकुशी कर ले, ही हैज़ अ लाइफ अहेड। देखिए, इसमें बहुत सारे, सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो स्क्रीन होती है, कुछ अरसे के बाद जब हम कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन, बच्चा जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पर अगर बैठा रहता है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करता है फ़ोन को, तो वो उसकी इमोशनल सपोर्ट बन जाती है स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ये एस्पेक्ट नहीं है कि स्क्रीन की वजह से बच्चे ने सुसाइड किया है, नो, यहाँ पर पीयर प्रेशर भी है, यहाँ पर सोसाइटल प्रेशर भी है। वो बच्चा अपने साथ, अपने फ़ोन के साथ बाकी लोगों के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के फ़ोन को कंपेयर करता है। आईफोन इज़ अ स्टेटस, इट्स अ ब्रांड, एंड एवरीबडी वांट्स टू गो एंड रीच फॉर द स्टेटस ऑफ द ब्रांड। तो वो बच्चा भी अपने माइंड में उस चीज़ को समझता है। अब के बच्चे आर वेरी शार्प, दे आर नॉट उस तरह से कि वो टाइम के साथ साथ उनको चीज़ें पता चलेंगी, उनको टाइम से पहले ही काफ़ी कुछ चीज़ें पता हैं। सो जब वो ये देखते हैं कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों, मेरे इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं या मेरे जो दोस्त हैं, उनके पास अच्छे फ़ोन्स हैं और मुझे बहुत अच्छा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये लेटेस्ट मॉडल चाहिए या समथिंग लाइक दैट, और पेरेंट्स उस चीज़ को अवॉइड करते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न। अफोर्डेबिलिटी भी हो सकती है, या वो अपने बच्चे को नहीं इस चीज़ पर अभी लाना चाह रहे होते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है पेरेंट्स की। तो वो बच्चा ये रीज़न नहीं समझ रहा, क्योंकि उसको वो रीज़न एक्सप्लेन सही तरह से नहीं की जा रही, अगर की भी जा रही है तो वो उस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पा रहा, बिकॉज ही इज उसका जो इमोशनल या मीनिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्क्रीन से आ रहा है। वो कोई भी चीज़ अगर देख रहा है या समझ रहा है, वो स्क्रीन के थ्रू देख या समझ रहा है। अब ये चीज़ स्क्रीन उसको नहीं बता सकती कि इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि पीयर प्रेशर में आके या कंपैरिजन में आके आप ये चीज़ अपने पेरेंट्स के ऊपर इम्पोज करें या फोर्स करें, या वो अफोर्ड नहीं। मैं इसका मतलब ये अखज़ करूँ कि पहली चीज़, जो बच्चे की इमोशनैलिटी है वो माँ बाप नहीं स्क्रीन डेवलप कर रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, माँ बाप ने बैठ के बच्चों का दोस्त बनना छोड़ दिया है। चलिए बहुत से पेरेंट्स नहीं भी बनते दोस्त, बट दे सिट टुगेदर, दे टॉक टू देम, वो वाली चीज़ भी ख़त्म होती जा रही है।
So let us not only blame mobile and technology, because after all it's mobile and technology. It won't act itself. माँ बाप की इस पे अब इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, वो अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे, उनसे नहीं पूछ रहे कि भाई आज क्या हुआ सारा दिन, उनसे नहीं ये बात कर रहे कि इफ़ यू आर इन सम ट्रबल टॉक टू अस. ये नहीं हो रहा है, राइट? एग्जैक्टली, ये नहीं हो रहा है. दूसरा ये कि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इतना ज़्यादा पहले सपोर्ट भी नहीं किया गया है. तो बच्चा जब भी इरिटेट होता है या कोई मतलब थोड़ा सा तंग करता है या फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, तो हमारा एक नेचुरल एलिमेंट हमारी सोसाइटी में यही रहा है कि हम फ़ोन पकड़ा देते हैं कि थोड़ी देर के लिए काम डाउन कर जाए. द इशू इज़ कि अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई है कि हमें उससे निकलना नहीं आ रहा, हम वो लर्न नहीं कर पा रहे कि हम इससे कैसे निकलें. अब फिर थोड़ी बहुत अवेयरनेस आनी शुरू हुई, जिस तरह से आप प्रोग्राम्स करते हैं सारा कुछ, लेकिन अभी भी बच्चों को, माँ बाप को ये बताने की ज़रूरत है कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है. अगर हम फ़ोन उनसे ले रहे हैं, हम उनका स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं, तो हमने उसकी जगह उनको कोई चीज़ और देनी है जिसमें उनका दिमाग जो है वो बिजी रहे. बच्चे का दिमाग स्क्रीन से नहीं डेवलप हो रहा, बच्चे का दिमाग इंटरेक्शन से डेवलप होता है, बोरियत से डेवलप होता है, इमोशंस के साथ बैठने से डेवलप होता है, ठीक है, और सेंसरी प्लेस से डेवलप होता है. और ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लैक कर रही हैं. राइट. एक और वजह जो मुझे भी लगती है वो ये कि जो हमारी जनरेशन है, यानी हम जैसे हैं, हमारी जनरेशन फंस गई है बाउंड्री वाली पेरेंटिंग करने में और अच्छी पेरेंटिंग करने में, फ्रेंडली पेरेंटिंग करने में, जेंटल पेरेंटिंग करने में. क्योंकि हम जिस पेरेंटिंग में आए थे, अगर खुदा न खास्ता हम उस एज में होते और हम सुसाइड करने की कोशिश करते, तो मेरे पास पहला डर मेरे दिमाग में होता है कि अगर बच गई तो मेरे माँ बाप क्या करेंगे, क्योंकि माय पेरेंट वुड हैव बीन सो स्ट्रिक्ट आफ्टरवर्ड. सो मेरे ख्याल में हम वो राइट बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहे. सुसाइड का कांसेप्ट ग्रास्प करना इज वेरी डिफिकल्ट. उसको ये पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को गिल्ट में डाल रहा हूँ, उसको ये नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ कंप्लीटली तौर पे. ही नोज, बट उसको वो पूरा आइडिया वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा. अब 12-13 साल के बच्चा अगर ये वाली हरकत कर रहा है कि वो सुसाइड कर रहा है, तो अपने पेरेंट्स पे एक प्रेशर डाल रहा है, वही प्रेशर फील करवाने की कोशिश कर रहा है जो उसको अपने इर्द गिर्द पीयर से मिल रहा है कि मेरे पास वो अच्छा फोन नहीं है. सो यस, एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है यहाँ पे, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि पेरेंट्स हैव टू बी फ्रेंड्स विद द चाइल्ड. You know what, I have seen videos, Kanza, where I want to bring you back is, मैंने वो वीडियोस देखी हैं जो छोटी छोटी रील्स बनी हुई होती हैं, जिसमें बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बोलते हैं कि फिर मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, फिर मैं खुदकुशी कर लूंगा, और माँ बाप कहते हैं, माँ बाप उसको कैसे भी करके फ़ोन या वो चीज़ ला देते हैं, और फिर वो वीडियोस है इस तरह की. सो वो आई एम ट्राइंग टू पुट इट फॉरवर्ड कि देखें इस तरह के वाकयात में भी शायद उस बच्चे को ये लग रहा होगा कि शायद मेरे माँ बाप फ़ोन ला देंगे. मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है उसमें फ़ोन तो था नहीं, राइट? तो मेरी अपब्रिंगिंग में मुझे पता था कि मेरे माँ बाप क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, राइट? सो क्या वो हम बाउंड्रीज सेट नहीं कर पा रहे अपने बच्चों के लिए, फिर हमारे बच्चों को पता हो कि हमारे माँ बाप कैसे बिहेव करेंगे. एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि कहाँ तक आपकी फिजिबिलिटी है, कहाँ तक आपके पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी है, कहाँ तक आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये सब की सब चीजें हम वो गैप नहीं लगा पा रहे वहाँ पे, हम वो स्टॉप नहीं लगा पा रहे बच्चे के माइंड में, क्योंकि बच्चा स्क्रीन के थ्रू अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देख रहा है, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स. अगर बाकी सबके माँ बाप जो है वो उसको फोन उनको ला कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे माँ बाप भी मुझे ला के दे सकते हैं. यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा कि मेरे माँ बाप शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे या मेरे माँ बाप नहीं ला के देना चाहते, बिकॉज द किड इज वॉचिंग थ्रू द स्क्रीन. वो जिस तरह की वीडियोज आप बता रही हैं, इसी तरह की वीडियोज वो देख रहा है. उसको पता है कि मैं अपने माँ बाप को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो वो उसी तरह से मैनिपुलेट करना चाह रहा होगा, लेकिन इट बैकफायर्ड ना. एंड लेट मी शेयर अनदर न्यूज़ विद यू कंजा, एंड दैट इज कल पंजाब में एसी ऑन ना करने पे एक बच्चे ने अपने वालिदैन को जख्मी भी कर दिया एंड ऑल. ठीक है, सो एक तो बच्चा अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है, उसने इसी तरह का कंटेंट अगर देखा होगा जैसे सादिया कह रही है, लेकिन ये जो टॉक्सिसिटी है बच्चों में, इसको किसको एट्रीब्यूट करें हम? अगेन वही सारी चीजें, वही जो वो कंटेंट देख रहे हैं, और अगर वो जी इमोशंस में इतनी शिद्दत इतनी, और एक तो एग्रेशन, और दूसरा ये जो सबसे ज्यादा इन बच्चों से शिकायत रहती है, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मुझे क्लास्ट्रोफोबिया हो रहा है, मुझे ये हो रहा है. अब वी शुड रिस्पेक्ट देयर थिंग, बट जो इमोशनल टॉलरेंस होती है बच्चों की, वो विद टाइम, जैसे हमारी जो एज थी, जिसमें अभी आप मुझे बता भी रही थी कि हम बड़े हुए हैं डिफरेंट तरीके से. हमारे पास फोन्स नहीं थे, और हम अपने इमोशंस के साथ हमने बैठना सीखे, हमने उनको समझा है, हमने अपने गुस्से के साथ
हम बैठना सीखे हैं, काफी हद तक हम अपने गुस्से को समझ भी जाते हैं और हम उसको हैंडल भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोन नहीं था खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम दैट स्पेसिफिक इमोशन। बच्चों के पास अपने इमोशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को देयर आर स्क्रीन्स, देयर आर फोन्स, ठीक है, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज नाउ। वो अपने इमोशंस को ना समझ सकते हैं, ना उनको लेबल कर सकते हैं, ना उनके साथ बैठ सकते हैं। उनकी इमोशनल टॉलरेंस इज वेरी वेरी लो। दैट इज वाई कि वो इमीडिएटली एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ, या मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, या समथिंग लाइक दैट, because they do not know how to handle their emotions. They have been distracting their emotions through the screens and through the phones. तो जब आप अपने इमोशंस के साथ बैठते ही नहीं है, जब आपको ये नहीं पता कि बोर होना है तो मैंने क्या करना है, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तो क्या होगा, अगर मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ तो क्या होगा। बच्चों को इमोशंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनको पता है कि मुझे इमीडिएटली अपनी बात मनवानी है एंड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। सो दैट इज व्हाई दे कीप यूजिंग दीज टैक्टिक्स टू गेट व्हाट दे वांट। गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया कंजा, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। यकीनी तौर पर जो हमारा ये सेगमेंट देखा है उनको इससे ज़रूर मदद हासिल हुई होगी। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक लेने दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगर मैं सादिया आपसे और जनरली पब्लिक आपसे कहूँ कि मैं एसी जो है फ्री में चलाऊंगा, तो आप हैरान तो नहीं होंगी? भाई मैं हैरान, परेशान एंड एवरीथिंग जो इसके साथ राइम होता है वो सब हो जाऊंगी, बिकॉज 35-40 हज़ार रुपए तो बिल के वैसे ही दे रहे हैं ना हम हर महीने, और शायद उससे ज़्यादा भी, अगर किसी के घर में एक एसी से ज़्यादा चलता है। फ्री कैसे? ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो ये मैं आपको लेटर ऑन करूंगा, डेवलप करेंगे ये सस्पेंस। बट यू नो व्हाट, गर्मी की शिद्दत जो इजाफा होता जा रहा है, अब उसमें हर सारिफ ऐसा एयर कंडीशन चाहता है बेहतर ठंडक के साथ, बिजली की भी बचत करें। और अब ये कौन कर रहा है, हु इज लीडिंग द मार्केट और वाई आर दे लीडिंग द मार्केट, इस सब पे हम बात करेंगे। एंड देन वो जो सरप्राइज हमने आखिर में आपके लिए रखा हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान के डायरेक्टर एयर कंडीशंस अबरार अंजुम बाजवा, जो होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का 16 साल तजुर्बा रखते हैं। लेट्स गो स्ट्रेट टू अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग। Thank you so much for your time. All right, so before we go to that big surprise thing, Bajo Saab, Haier has been one of the leading brands. अगर इसमें one of the card दें, सिर्फ leading ही रखें तो please, right? थोड़ा सा मुझे बताएं about the company, क्या उनकी future aspirations हैं, and then ये जो गर्मी में इतने ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या आप लोगों के प्लान्स हैं? खास तौर पे आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस T3 थिंग। व्हाट इज दिस T3 एंड ऑल, इफ यू प्लीज कैन एलैबोरेट? जी श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वी स्टार्ट ऑफ विद द लीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रांड। अगर हम हायर की बात करें तो हायर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली हायर इज लीडिंग इन द होम अप्लायंसेस सेगमेंट। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फ्रॉम द लास्ट 18 ईयर्स वी आर द नंबर 1 ब्रांड इन द होम अप्लायंसेस सेगमेंट। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल रीजंस, बट फ्यू ऑफ द 2-3 आई वुड लाइक टू हाईलाइट। अगर सबसे पहले हम बात करें तो फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक जो हमारी सबसे प्राइमरीली फोकस है दैट इज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। व्हाट वी बिलीव इज़ कि हम सिर्फ लाइक अनलाइक अदर ब्रांड वी डोंट ब्रिंग एनी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो बाहर कहीं लॉन्च हुई और उसको हम जस्ट यहाँ पर ले आए और उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। वी tailor made for the situation. Yes, what we believe is that we provide solution to the problems of the consumer, not just the products. So उसके perspective में अगर हम देखें तो from last many years we have been introducing many products जो कि जो हमारे यहाँ पे जो target market है, ये जो consumer है, उसकी बिल्कुल needs के accordingly है। So I think this is one of the biggest reasons why we are number 1. इसके साथ ही साथ अगर हम आगे चलें तो we have the biggest network of after sales. Now we also believe कि हमारा जो असल रिलेशन है with the consumer that actually starts after the purchase. कि आपने परचेज तो कर लिया फर्स्ट टाइम, मे बी आप किसी रेफरेंस से या किसी प्रमोशन, किसी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मे बी यू आर सक्सेसफुल इन सेलिंग सम प्रोडक्ट और समथिंग, बट आपकी जो असल सक्सेस है वो है अगर आपकी रिपीट सेल होती है, दैट कंज्यूमर कम्स अगेन, और एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है। तो वी आर एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग दैट ऑल्सो। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक द ओवरऑल प्रोडक्ट रेंज, और जिसमें वी हैव लाइक एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ नीड ऑफ द कस्टमर।
Coming towards the second part of the question, T3 AC. T3, yes. Now, I'm very glad और मुझे इस बात का बहुत अच्छा it's a big opportunity for me कि हम इस प्लेटफॉर्म से इस सोर्स के थ्रू I would like to clear a misunderstanding. एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कंज्यूमर्स के माइंड में, मार्केट में भी ओवरऑल कि T3 AC जो है वो कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट है कोई कंपोनेंट है, कोई पार्ट है या कोई ऐसी चीज बस एसी में लग जाती है तो उसकी वजह से वो T3 बन जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. Okay. T3 इज entirely a different concept. And और T3 is actually a climate zone या एक टेम्परेचर रेंज है. Okay. So what we are seeing from last many years कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम सुनते आ रहे हैं. एंड नाउ व्हाट वी फोरसी लाइक पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट लाहौर में भी हम विटनेस कर रहे थे अराउंड इट वाज 48-50 डिग्रीज व्हिच नेवर यूज्ड टू हैपन बिफोर. And that feels like Feels temperature like- जो भी हो कराची में भी Exactly. it feels like 45 and all last एग्जैक्टली बिल्कुल. तो उसमें उस केस में क्या था कि हम अगेन वन ऑफ द रीजन व्हाई वी आर द पायनियर इन एवरीथिंग वो यही है कि हम थोड़ा सा किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले वी फोरसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू वी चेक कि अच्छा आने वाले दिनों में क्या किस किस्म के इश्यूज आने वाले. सो हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो भी सोल्यूशन है वो पहले लेकर ठीक आते है. हैं. So now these T3 AC actually stands for the T3 climate zone. For example, the T1 range is generally till 35 degrees and T2 is from 35 till 45-46 degrees. Okay. और T3 is a temperature range जो कि आपका 45-46 डिग्री अबव जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट में हुआ करता था इन द पास्ट, बट अब यहाँ पे भी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं. तो T3 क्लाइमेट जोन या T3 टेम्परेचर रेंज के अंदर जो एसीज परफॉर्म कर सकें, इट्स अ कंप्लीट इंटायर सिस्टम के अंदर अपग्रेड किया जाता है. तो वो जो उस टेम्परेचर रेंज में परफॉर्म कर सकें, दोज एसीज आर कॉल्ड T3s. All right. And we also have a slogan for the higher air conditions category now, which is the T3 AC expert. अब इसके पीछे भी बहुत सारी डिटेल्स हैं. ऑब्वियसली टाइम शॉर्ट है तो आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली गो थ्रू कि वी हैव द बिगेस्ट रेंज ऑफ T3 ACs और उसमें भी डिफरेंट हैं, लाइक लो एंड है, मिडिल एंड एंड देन हाई एंड सेगमेंट वी हैव. सो टू कवर ऑल दीस. Right. So these T3 ACs, इन्वर्टर ACs, मतलब इस लोगों के जहन में पहली चीज़ ये आती है कि यार अगर ज़्यादा ठंडा कर रहा है तो AC ज़्यादा बिजली का बिल भी देगा. तो क्या ये इन्वर्टर ACs होते हैं सारे? जी या बिल्कुल. बल्कि अब तो मेरे ख्याल में इन्वर्टर ACs का ही दौर है. एग्जैक्टली यू वेरी राइट. और अगर हम देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जिस तरह से ट्रांजिशन आती रही है, डेवलपमेंट आती रही है प्रोडक्ट के अंदर. सो फर्स्टली वी हैड मेनी इयर्स बैक वी हैड दोज फिक्स स्पीड ACs, देन वी हैड दीज इन्वर्टर ACs. ठीक है. और इन्वर्टर ACs नाउ क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक चीज़ तो एक सर्टेन डेफिनेशन तो AC की बनी जाती है, बट देन यू कम विद एन अपग्रेड और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हायर इज ऑलवेज रिमेन्ड ऑन द टॉप. तो पहले फिक्स स्पीड थे, देन इन्वर्टर्स थे, देन फिर हम T3 ACs को हमने लॉन्च किया विद द फर्स्ट ब्रांड टू लॉन्च T3 AC. सो वो जो बेसिक डेफिनेशन एक इन्वर्टर की है वो तो एक AC के अंदर है ही है. यानी आप जब उसको चला रहे होंगे तो जिस भी डिजायर्ड टेम्परेचर पे आपने उसको सेट किया है, सो आफ्टर सर्टन टाइम जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली कम टू द ऑप्टिमल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. तो वो तो एक बेसिक डेफिनेशन है, वो Yes. तो है ही है. उसके साथ एडिशनल है व्हाट वी आर ऑफरिंग इन केस ऑफ T3 के आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी कहीं पे भी हो तो वो उसके अंदर डिजायर्ड भी ठंडक मिल जाएगी. डिजायर्ड ठंडक भी मिल जाएगी एंड देन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन. एनर्जी एफिशिएंसी की जब आपने बात की है, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल. और अब मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ जिस पे हमने शुरू में टीज किया था, एंड दैट इज रैपर फटने वाला है. yes, and it is के solar AC. Now this is maybe revolutionary concept for Pakistan. मुझे थोड़ा सा बताएं क्या करने जा रहे हैं आप लोग. What is this solar AC? Do we need a huge solar what setup all for we that need? and all? मतलब मेरे ज़हन में तो Because लोग सोलर पे तो लगा के भी चला रहे होते हैं ना. जैसे ही Please मैंने जरा सोलर बताएं. AC सुना है. So what exactly are we looking at when we say कि solar AC आ रहा है? बिल्कुल. एक वर्ड आपने यूज़ किया which is I think the very right and appropriate word for this solar AC that we have brought is the revolutionary product. Now what we mean by revolutionary product is कि इससे पहले पाकिस्तान में कोई ब्रांड जो है उसने इस तरह की कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की है. वी आर द फर्स्ट वन एंड इटसेल्फ जो सोलर हाइब्रिड AC है हायर का, वो वन ऑफ इट्स काइंड है. नाउ ये यहाँ पे बल्कि इस प्लेटफॉर्म से आज हम ये भी बता दें कि इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन टू ऑल द वरीज दैट वी हैव विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग. अब हमारे पास क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो व्हाट वी ऑब्जर्व 4-5 years बैक कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोड शेडिंग भी थी एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वर लाइक स्काई हाई. तो उस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए व्हाट वी थॉट एंड बिफोर टाइम हमने उसको प्लान किया एंड देन वी केम अप विद एन AC दैट रन्स डायरेक्टली ऑन 4 सोलर पैनल्स. आपने वो पैनल्स जो है अपनी रूफ पे जस्ट नीड टू इंस्टॉल देम एंड देन उनसे जो वायर आएगी यू जस्ट कनेक्ट दैट विद द आउटडोर ऑफ योर AC
You don't need a grid connection. You don't need any main line Converter or electricity. kuch bhi. No inverter, no converter, no device to put in between. Just 4 panels, wire, and you just connect it with the outdoor, and your AC is working and running. लास्ट थिंग वी हैव वेरी लेस टाइम, बट मुझे ये बताएं, नया सिस्टम आता है, लोग परेशान होते हैं, वारंटी चलेगा नहीं चलेगा, सो हाउ हायर हेल्प्स? इसमें again, as I already mentioned, कि हम we are the number 1 in terms of the overall introduction of the technology and everything, and warranty also. So Haier is the first brand in Pakistan to offer a real free warranty from 1st January this year, 2026. So what we are doing in that is that we have given a 5 years compressor warranty for all the 5-year parts warranty for for all the parts in the air conditioners, and other than that, for the compressor we are giving a 10 years warranty. Oh wow. ओह वाओ, अब इस 10 years के अंदर compressor may it be 1 time, 2 time or 10 times it's faulty or it has some problems, company will bear all the expenses and everything, and there are no even the visit charges भी नहीं है इसमें, no hidden charges, nothing. And in case of other parts, 5 years की जो वारंटी है उसमें अगेन हम रियल फ्री, हमने इसीलिए इसको नाम दिया कि वो 5 साल के लिए हमने वारंटी नहीं दी, हमने एक तरह की इंश्योरेंस कर दी आपकी इसी। बिल्कुल। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। 5 साल में किसी किस्म का मसला कितनी ही दफ़ा आ जाए तो वी आर देयर फॉर यू। जबरदस्त। अबरार अंजू बाजवा साहब, थैंक यू सो मच, not only for your time but for introducing that zabardast revolutionary concept, that solar thing. It's absolutely wonderful, amazing. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Okay जनाब, तो इसी के साथ हम ले रहे हैं मुख्तसर वक्फा, फ़ौरन से वापस आएंगे। You have to stay with us. Thank you so much. वेलकम बैक अगैन। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कितना अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड में नज़र आती है, और उसमें भी अगर कोई खातून पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रही होती हैं तो ये पाकिस्तान के उस ऐसे चेहरे को दिखाते हैं जो हमें दुनिया में दिखाने में कम कम मिलता है। इसीलिए मैं बात कर रही हूँ इस वक्त मिस वर्ल्ड के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमें नज़र आएगी पहली बार। अनीका जमाल इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदा के तौर पर शिरकत करेंगी लाहौर में। मिस पाकिस्तान अनीका जमाल की इस हवाले से ताजपोशी भी की गई। एंड द वे पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा आगे नहीं रहा है, बट रिसेंटली वी हैव सीन females coming up, and it's not only about the beauty, Sadia. It's about how you care for the world, how you care for the country, and how you groom yourself. It's all about it. एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आलमी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमें मिस नज़र आती है। इसकी वजह से हम पाकिस्तान का वो सॉफ्ट चेहरा या सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया को नहीं दिखा पाते हैं। और जब कोई इस तरह के ज्वाइन कर चुकी हैं। सो अनीका, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग। ज़रा बताइएगा अब तक का आपकी ताजपोशी भी हुई है लाहौर में, तो एक तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपके लिए कैसा रहा है रिप्रेजेंट करने का पाकिस्तान को? I am both excited, very grateful, and I'm just looking forward for this journey. Anika, how has your journey been? How did you end up over here, और कैसा रहा है अब तक? So I started to be selected at Pakistan 2022 by Sonia Ahmed, which I was very happy about. And then I participated in different kind of beauty pageants such as Miss Global, Miss Earth, Miss Cosmo. And then 4 years after, I am the very first Miss World Pakistan. Yeah. So how has been so far for the competition? क्या करना पड़ता है? क्या सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं when you are going towards this big pageant? So I did a lot of preparing because it's really tough. I had to stay in shape, do my fitness every day, my dresses, my hair, my makeup. So there's a lot of practice, also catwalk training. So it's a tough schedule. And how many countries are there in this competition? At the moment, 120 countries. Wow, and और आपको मौका मिल रहा है, you are getting the opportunity to represent Pakistan. How is the feeling of representing Pakistan for the very first time in such a big competition? मैं बहुत खुश है, मैं बहुत proud है, honored. This is a big pride for me. It's a pride for me to wear the crown for me and for Pakistan. It's a really big thing, so I am super grateful. Right. And Anika, I know that you're preparing very well and you're doing everything to win this competition, but कितनी prepared हैं आप? 90%.
I would say, because you can never be 100% prepared. There's something you can do better, always. ऑल राइट अनीका, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत आपको लक हम विश कर रहे हैं हमारी तरफ से. यू गो फॉर इट, विन फॉर इट, यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू द थिंग, यू हैव ऑलरेडी वन इट फॉर पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनीका. ओके, तो दिस वाज अनीका जमाल, जो कि मिस पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने जा रही हैं इन द मिस वर्ल्ड कंपटीशन. विद दैट हम आपसे ले रहे हैं इजाज़त. मुलाकात होगी अब पीर को, और वो फिर फैसला करेगा कि दुख रहेगा या गम. हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना स्पेन की. Have a nice weekend. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.